दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है कि डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार को एक अच्छी फैसिलिटी देंगे और अच्छी उनको एक जिंदगी देंगे। तो भाई, आप लोगों को भी पता है कि एक यूरोप कंट्री में आना कितना मुश्किल होता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कितना कठिन है प्रोसेस एक यूरोप कंट्री का। वो प्रोसेस कैसे मैंने तय किया, मुझे कितना टाइम लगा टोटल प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप आज मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि रोमानिया यूरोप कंट्री में प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट को बनवाने में कितना खर्चा लगता है और टोटल कितना खर्चा एक यूरोप कंट्री में आने में लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिए भाई, और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। क्योंकि भाई मैं भी एक छोटे से शहर गोरखपुर से उठ के यहाँ तक आया हूँ और मुझे भी पता है कि भाई कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिंदगी में एक मिडिल क्लास की फैमिली बहुत ही आज के टाइम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। घर परिवार देखना, एक हर एक चीज देखना, वो उस छोटी सी कमाई में नहीं हो पाता है जितना हम लोग करना चाहते हैं लाइफ में। और लाइफ बहुत बड़ी है और सपने हमेशा अपने बड़े रखने चाहिए। आदमी को हमेशा अगर किसी मुकाम में जाना है तो एक टारगेट बना के रखना चाहिए और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास मैंने कैसे अपना पूरा किया, मुझे भी कम से कम 4 से 4.5 साल लग गया यहाँ तक पहुँचने में। जब तक मैंने कहाँ कहाँ सिटी में काम किया, कितनी परेशानियाँ झेली। मेरा जब लॉन्ग आवर्स ड्यूटी रहती थी, 13 से 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था। कभी मैंने गोवा में काम किया, कभी सूरत में काम किया, कभी गोरखपुर में काम किया, कभी दिल्ली में काम किया, मैंने कभी गुड़गांव में काम किया। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपना लेटर, हर एक चीज़ मैंने बना के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग कहीं अच्छी जगह रेप्यूटेड कंपनी में काम करें। लिमिटेड कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिले और वो सर्टिफिकेट आप लोग लगाने के बाद ईजिली आप लोग किसी भी कंट्री में घुस सकते हैं बड़े प्यार से। क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के भाई लोग बहुत ही मुश्किल होता है आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप लोग सोचेंगे कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है बट एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, हम लोग कैसे जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, सपोज दैट आप इलेक्ट्रिशियन है, जेसीबी ऑपरेटर है, सीएनसी मशीन ऑपरेटर है, या क्रेन ऑपरेटर है, या कुछ भी हैं, वेल्डर हैं, तो आपको भाई एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, बट अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आप वो लेटर लगाने के बाद इजिली आप किसी भी अच्छी कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो भाई, अगर वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट डाउन करिए तो मुझे पता चलेगा कि मेरे भाई लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और मैं उन सबको उसी हिसाब से मैं बता सकूं कि पास में कहाँ पर किस जगह आप लोग जाके ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग यूरोप कंट्री में एंटर कैसे करें। तो किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जॉब बिना हम लोग किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क परमिट प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो भाई, वर्क परमिट प्रोसेस के लिए हमें हमारा एक पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, हमारा सीवी चाहिए होता है, हमारा एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है। अगर हम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, सपोज दैट कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि रोमानिया का, कि अगर आपको रोमानिया में अप्लाई करना है जॉब के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर आपका है, आपका वैलिड पासपोर्ट है, तो आप ये सब करके ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं और किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट कितने दिन में इशू होता है, तो बात करते हैं कि वर्क परमिट सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इंटरव्यू पहले होगा, इंटरव्यू में अगर आप लोग अच्छे से पास हो गए तो फिर आपका आगे का प्रोसेस होता है। उसमें आपकी जो कंपनी होती है, आपकी कंपनी आपसे बोलती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट की आगे की पीछे की फोटो कॉपी अच्छे से स्कैन करी हुई, और उसके बाद आपका लगता है एक्सपीरियंस लेटर लगता है, आपका सीवी लगता है, और आपका फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि पूरा मेडिकल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि क्या क्या मेडिकल लगता है। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट एक वर्क परमिट इशू कराने के लिए लगता है।
भाई वर्क परमिट के बिना आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता है। वर्क परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का प्रोसेस चालू कराने के लिए। अगर आपका वर्क परमिट आ गया तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, एक यूरोप कंट्री में जाने का सपना एक पूरा हो गया, क्योंकि वर्क परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताना इसमें ऐड करना है, पीसीसी, आपका वैलिड पीसीसी भी होना चाहिए जो पासपोर्ट ऑफिस से होता है। ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है, यहाँ की एमबेसी में अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो जो यहाँ का एम्प्लॉयर होता है रोमानिया का, वो यहाँ पर अप्लाई करता है वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट मिनिमम कम से कम 4 से 5 महीने में, 6 महीने में वर्क परमिट आता है। पहले ऐसा नहीं था, जब शेंजन कंट्री नहीं था, इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लोग इसको जानते नहीं थे कि भाई रोमानिया भी कोई कंट्री है। जैसे ये शेंजन में ज्वाइन हुआ, इसने अपने आप को इतना डेवलप किया, ये शेंजन कंट्री में ज्वाइन हुआ। अगर जिस भाई लोगों को शेंजन नहीं पता है तो बता देता हूँ, शेंजन एक देश का समूह है जिसमें टोटल 29 कंट्रीज हैं, जिसमें आप लोग बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एक दूसरे को मतलब आयात निर्यात, यहाँ पर रोड बाय रोड, बाय सी, बाय एयर आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्पेन हो गया और पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, अभी बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ऐसी 29 कंट्रीज आती हैं। तो आपका वर्क परमिट इशू होने के बाद आगे का प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का, वीजा अपॉइंटमेंट का। तो वीजा अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? वीजा अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले आपका मेक श्योर, जब भी आप वीजा अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आज अब जो है प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स में आदमी का वीजा अपॉइंटमेंट हो जाता था, जब पहले रोमानिया में, आज से 3 साल 4 साल पहले। बट जब मैं आया तो भाई इसमें प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। जैसे कि गारंटी लेटर लगता है, वर्क परमिट लगता है, अकोमोडेशन का लगता है, वीजा फीस लगता है, इंश्योरेंस लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा होते हैं ऑनलाइन वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। तो आज के मिनिमम टाइम वीजा अपॉइंटमेंट का भाई कम से कम लग रहा है 2.5 से 3 महीना का एम्बेसी में वेटिंग लिस्ट चल रहा है, क्योंकि रोमानिया एम्बेसी में 3 कंट्री का इंटरव्यू होता है, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया का। तो भाई अब यहाँ पर इतनी डिमांड है, अलग अलग कंट्री से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से स्लॉट होता है, हायर करते हैं लोग स्लॉट को। तो आपके 2.5 से 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। वीजा फीस जो आपकी 12,000 होती है। आप इंश्योरेंस आप किस कंपनी से करा रहे हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट जब आपका एजेंट रेडी करता है तो आप लोग मेक श्योर ये सब चीजें देखें कि आपकी जो फाइल है प्रॉपर तरीके से रेडी है कि नहीं है। जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का रोमानिया का, तो मेक श्योर आप लोग ये चीजें को चेक करें, अपनी चेक लिस्ट में चेक करें कि भाई मेरा ये प्रोसेस जब हो रहा है तो मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट मेरा है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से भाई ये सब प्रोसेस होता है। आप लोग भी करवा रहे हैं तो भाई करवा लीजिए, नहीं करवाए चालू तो करवाने का सोच रहे हैं तो करवाइए, किसी ना किसी अच्छी कंट्री में जाके अपना ड्रीम को पूरा करिए। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2.5 महीने के बाद आप स्टार्ट करते हैं वीजा का, वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस में आप लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाना पड़ता है एम्बेसी में, जो दिल्ली में है, शांति निकेतन के पास है। वहां पे आप लोगों को जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू के समय आप जाके देखेंगे तो भाई कितनी भीड़ है वहां पे, और एमबेसी में जाएंगे तो इतना भीड़ नहीं है, क्योंकि इस टाइम रोमानिया ही जो है एशियन कंट्री से बंदे हायर कर रही है। बाकी अदर कंट्रीज जो है इतना एशियन बंदों को हायर नहीं कर रही है। और बाकी उनकी जो पहली बात तो हायर क्यों करे हो, उनके पास इतनी डिमांड ही नहीं है। एक रोमानिया ऐसी कंट्री है जो इतना बंदों को हायर कर रही है, बंदे बुला रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन में, अदर सेक्टर्स में बुला रही है और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो इसलिए वहां पे जाएंगे आप, काफी भीड़ होगा। आप अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले जाइए, हमेशा कहीं भी जाएं 5-10 मिनट आधे घंटे पहले जाके अपना वहाँ पर वीजा इंटरव्यू के बारे में अच्छे से तैयारी करके जाइए। अपना वेल ग्रूम्ड अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के अपना सारे डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट आपका क्या है, वर्क परमिट, गारंटी लेटर, इंश्योरेंस, वीजा एम्बेसी फीस, आपका पासपोर्ट, ये 5 चीज और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं। बट ये मेक श्योर ये 5 चीज आपकी उस फाइल में होना चाहिए जब आप वीजा इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो आप वीजा इंटरव्यू देंगे, अच्छे से आपका सब कुछ इंटरव्यू हो गया तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको इंतजार करना है कि आपका वीजा अप्रूव है या अप्रूव नहीं है।
तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपके पास हर एक चीज़ है, प्रॉपर तरीके से है, तो आपका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव होगा। वीज़ा अप्रूव किसका नहीं होता है, मैंने अपने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा बता गया है, पर आपको दोबारा बताता हूँ कि वीज़ा अप्रूव उनका होता है जो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं और जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि पीसीसी जो है, आदमी सोचता है कि भाई पीसीसी मेरी 2-3 दिन बाकी है, अभी चलो इंटरव्यू आने वाला है, इसी को लगा देते हैं। तो ऐसा मत करिए, रिस्क मत लीजिए किसी भी चीज़ का। आपको कम से कम 2 से 3 महीने की पीसीसी की वैलिडिटी होनी चाहिए। जैसे कि भाई मेरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया, मुझे तो कम से कम 4 से 5 बार पीसीसी कराना पड़ा। मेरा वर्क परमिट इशू होने में बहुत टाइम लग गया, पर जब फाइनली जब मेरा वर्क परमिट आया मेरे हाथ में, फिर धनाधन मेरा भी काम फटाफट स्पीड से होने लगा। ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। अपॉइंटमेंट में दिक्कत आई, 2.5 महीने लगा अपॉइंटमेंट में। फिर जो मेरा वीज़ा रिजल्ट था 45 दिन में आया। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, इंटरव्यू दे दिया आपने, आपका वीज़ा रिजल्ट 40 से 45 दिन 50 दिन में मिनिमम आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग जब भी आप फ्लाइट करते हैं तो मेक श्योर आपकी कंपनी से जब फ्लाइट का इंतजार करते हैं आप लोग, तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कर लें, हर एक चीज़ की तैयारी कर लें। आप यहाँ पर जब आ रहे हैं तो भाई अगर ठंडी के टाइम में आ रहे हैं तो ठंडी के कपड़े लेके आइए, और गर्मी के टाइम में आ रहे हैं तो गर्मी के कपड़े लेके आइए। और कोशिश करिए कि आप अगर गर्मी में भी आ रहे हैं तो ठंडी के कपड़े लेके आइए, क्योंकि यहाँ जो कपड़े हैं और जूते हैं और जो भी चीज़ें हैं बहुत महंगी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आने के बाद ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें, अपना 1-2 जैकेट अपने साथ में रख ले, और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग फुल वीडियो जानना चाहते हैं बैग पैकिंग के बारे में, रोमानिया में क्या क्या सामान मैं लेके आया, कैसे कैसे मतलब चीज़ों को लेके आना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को मैं उसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस में भाई मान के चलिए मिनिमम आपका कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल तक का बीच का प्रोसेस में पूरा टाइम लगता है वीजा टिकट तक कराने में, या किसी कंपनी टिकट कराती है या खुद टिकट कराने में। तो कम से कम 8 से 10 महीना 1 साल में आपका पूरा प्रोसेस होता है रोमानिया आने का। और कुछ अगर आपको ऐसा भी लगता है कि किसी को डाउट है, कोई एजेंट बोलता है कि भाई मैं आपका 5 महीने में करा दूंगा, 6 महीने में करा दूंगा, तो बिल्कुल भाई ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 महीने 5 महीने में आप लोगों को मैंने बता दिया कि 6 महीने 5 महीने में ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम वर्क परमिट निकलने में 3 से 4 महीना हो जाता है। फिर उसके बाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, फिर वीज़ा इंटरव्यू, फिर उसके बाद वीज़ा रिजल्ट, फिर टिकट। तो मिनिमम आप मान के चलिए 8 से 10 महीने का आपका पूरा प्रोसेस है। और जब आप लोग कराते हैं तो ये सब बातें क्लियर करके और ये सब चीज़ें अपना डॉक्यूमेंट पूरा चेक करने के बाद ही, सैलरी चेक करने के बाद ही कि इन हैंड कितना रहेगा, बेसिक सैलरी कितना रहेगा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें अपना अच्छे से देखने के बाद आप लोग आइए यहाँ पे। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ पॉइंट इसमें मिस कर गया हूँ तो आप लोग मुझे बताइए मैसेज करके, मैं आप लोगों को उस पॉइंट पर्सनली आपको बता भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। और जैसे कि एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि जब आप लोगों का प्रोसेस होता है तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, ज़्यादा परेशान मत होइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि भाई मेरा प्रोसेस होने वाला है, मैं इस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या होगा। ओवर थिंकिंग मत करिए आप लोग, क्योंकि ओवर थिंकिंग आदमी को अंदर अंदर से खाती है, आदमी अंदर अंदर से घुटता है और परेशान होता है। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, अपना टारगेट अपना गोल पे फोकस करके अपना उम्मीदों पे कभी भी पानी मत फेरिए। अगर एक जगह से आप फेल हो गए तो दूसरी जगह ट्राई करिए, लड़ते रहिए जब तक आप जीते नहीं। अगर आप लड़ना छोड़ दिए तो आप जीना छोड़ दिए, और जब तक आप सीखेंगे नहीं कुछ चीज़, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चीज़ मेरे अंदर भी, मैंने भी बहुत चीज़ें सीखा मैंने अपनी लाइफ में, और यहाँ तक आने के लिए मैंने हर एक जगह का मैंने एक्सपीरियंस लिया, फाइनली मैं यहाँ पर आया हूँ उसके बाद में। और अब बात करते हैं कि रोमानिया के टोटल खर्चा कितना आता है। तो मिनिमम भाई अभी जो एक अच्छी एजेंसी है 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका खर्चा आ जाएगा, आप यहाँ अगर रोमानिया में आते हैं। बट क्या है कि भाई डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ एजेंट 4 लाख भी मांग रहे हैं, 5 लाख भी मांग रहे हैं। बट पैसा देने से पहले आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए कि आपको कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वहाँ से गए हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जाए। ऐसा कभी होता है आप लोगों को, तो मेक श्योर आप ये सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद
अपना प्रोसेस चालू कराएं कि अगर आपका कोई फ्रेंड गया है, रिलेटिव्स गया है वहाँ से, एजेंट अच्छा है, उसका स्टेबिलिटी देखिए और कितने टाइम से है वहाँ पे, कोई मतलब पर्सनली जाके मिलिए, कुछ भी ऑनलाइन मत करिए। बाकी मैं वीज़ा फ्रॉड पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वीज़ा फ्रॉड जब से मेरे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के साथ ना हो, उसके बारे में मैं आपको लोगों को सावधान करूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।